हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा। स्टूडेंट्स, आइए आज एक नए टॉपिक राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष पर बात करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध कैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया, आज हम उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वैदिक एज के बारे में आपने पढ़ा होगा। वैदिक एज के लास्ट टाइम तक, लेटर वैदिक एज तक आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत या उत्तर भारत कई प्रकार के अनेक महाजनपदों में बट चुका था। और उस समय का जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति थी, 6th सेंचुरी बीसी की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस समय भारत राजतंत्रों और गणतंत्रों में बटा हुआ था, मोनार्की और रिपब्लिकन स्टेट्स में बटा हुआ था। लेटर वैदिक एज तक यानी 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का भी एक जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था, वो भी अपने उत्कर्ष पर था। स्टूडेंट्स, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम इन्हीं राजनीतिक उत्कर्ष और धार्मिक उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलनों पर पढ़ेंगे। और आप देखें कि जब 6th सेंचुरी बीसी की हम बात करते हैं तो लेटर वैदिक एज में आपने पढ़ा कि राज्य में जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते पूरा उत्तर भारत 16 महाजनपदों में, 6 महाजनपदाज में बट गया। मेरे एक वीडियो में आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों के बारे में पूरा एक वीडियो है इस चैनल पर, आप वहां पर जाकर उसको पढ़ें और उसको समझें कि 16 महाजनपद कैसे कैसे कहां कहां पर थे। वहां पर बड़े विस्तार से उन पर बात की गई है। इन 16 महाजनपदों के साथ साथ उस समय का उत्तर भारत गणराज्यों में भी बटा हुआ था, और कहा जाता है उस समय भारत में 10 गणराज्य थे। उत्तर भारत 10 गणराज्यों में बटा हुआ था, यानी 16 महाजनपद और 10 गणराज्य 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में उत्कर्ष कर रहे थे। इन 16 महाजनपदों से ही धीरे धीरे आगे उत्कर्ष की जो पराकाष्ठा थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसमें एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए यह 16 महाजनपद 4 महाजनपदों में सिमट गए, और आगे चल करके 4 महाजनपद सिर्फ मगध महाजनपद में सिमट गए। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि अंततः मगध का इतिहास पूरे भारत का इतिहास बन गया था। और ये मगध का इतिहास पूरे भारत का इतिहास कैसे बन गया, 6th सेंचुरी बीसी में मगध में किन किन राजवंशों ने राज्य किया, और ये उत्तर भारत में किस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां से कहां तक इसका विस्तार हुआ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे हम इस पर बात करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में मैंने एक मैप दिया है, एक नक्शे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि उस समय की डायनेस्टीज, जो राजवंश थी, उनका उत्कर्ष किन किन क्षेत्र में कैसे कैसे हुआ। एक एक डायनेस्टीज के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं राइज ऑफ मगध, मगध के उत्कर्ष की ओर। स्टूडेंट्स देखें, डायनेस्टीज ऑफ मगध एम्पायर, ये पहली स्लाइड है जिसमें मगध राज्य के, मगध साम्राज्य के राजवंशों का एक नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखें स्लाइड में हर्यंक डायनेस्टी, शैशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी का नाम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य के पहले, मौर्य डायनेस्टी के राज्य करने के पहले भारत में जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, उस समय इन्हीं 3 राजवंशों ने भारत में राज्य किया था। उत्तर भारत में इन्हीं 3 राजवंशों ने राज्य किया था। सबसे पहली डायनेस्टी थी हर्यंक डायनेस्टी, जिसने टाइम भी मैंने इस डायनेस्टी के नीचे आपको दे रखा है, 545 बीसी टू 412 बीसी, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। दूसरी डायनेस्टी, दूसरा राजवंश शैशुनाग डायनेस्टी,
412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, 412 BC, 344 BC। और तीसरी है नंदा डायनेस्टी, नंद राजवंश, 344 BC टू 323 BC, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं इन्हीं डायनेस्टीज पर, एक एक डायनेस्टीज पर और इनके जो रूलर हुए हैं, इनमें जो किंग हुए हैं, हम इन पर आपसे बात करेंगे। ये देखें आप, पहली डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी, जो पीछे लिखी हुई थी, हर्यंक राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। और इस हर्यंक डायनेस्टी का पहला राजा था बिंबिसार, जिसकी डेट देखें आप, 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व, 545 BC टू 493 BC। ये बिंबिसार की शासनकाल की ये तिथि है, जो आपके सामने ब्रैकेट में लिखी हुई है। स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने स्क्रीन पर हमने डिटेल्स दिए हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार वाज द रियल फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। बिंबिसार हर्यंक राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। हिज सबटाइटल वाज श्रेणिक अकॉर्डिंग टू द जैन लिटरेचर। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक उपनाम से दिया गया है, श्रेणिक उपनाम से बुलाया गया है। इसका उपनाम श्रेणिक दिया गया है जैन साहित्य में। He entered in maternity relationship with 3 major dynasties of that time. बिंबिसार ने अपने उस समय की 3 बड़ी जो राजवंश थे, बड़े राजवंश थे उस समय के, उनमें वैवाहिक संबंध किए और इससे बिंबिसार का काफी महत्व बढ़ गया था। ये 3 राजवंश कौन कौन से थे हमने नीचे दे रखा है। इससे पहले मैं आपसे बताऊं कि बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा, बिंबिसार की अर्ली लाइफ में आप देखें कि बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है और कहा जाता है कि राजगृह का शासक था। इनके पिता राजगृह के शासक थे। मत्स्य पुराण में इन्हीं का नाम क्षेत्रौजस दिया गया है। बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रौजस दिया गया है। इससे लगता है कि बिंबिसार के पिता खुद राजा थे। और जैसे कुछ इतिहासकारों ने माना कि बिंबिसार लिच्छवियों के सेनापति थे, इससे ये बात डिनाई की जा सकती है कि लिच्छवियों के सेनापति नहीं थे बिंबिसार, क्योंकि इनके पिता खुद राजा थे, खुद में एक शासक थे, तो निश्चित है कि पुत्र भी शासक ही रहा होगा। और जैसा कि बताया गया कि जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक दिया गया है। अब आप देखें कि जो 3 राजवंश थे उस समय के प्रमुख, वहां पर बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध किए। उनमें पहला राजवंश है, फर्स्ट है, ही मैरिड चेलन्ना हु वाज द डॉटर ऑफ वैशाली रूलर चेटक। पहली शादी बिंबिसार ने जिस राजकुमारी से की, वो उसका नाम था चेलन्ना, और वो वैशाली के शासक चेटक की पुत्री थी, चेटक की बेटी थी। और वैशाली उस समय के एक महान गणराज्यों में, जैसे हमने पीछे आपसे बताया कि रिपब्लिकन स्टेट भी उस समय राज्य कर रहे थे, उन रिपब्लिकन स्टेट में वैशाली एक बहुत बड़ा स्टेट था, बहुत बड़ा रिपब्लिकन स्टेट था। चेटक वहां के राजा थे और उनकी बेटी चेलन्ना थी, जिसे बिंबिसार ने शादी की, और इससे बिंबिसार को वैशाली का पूरा वरदहस्त प्राप्त हो गया, वैशाली का पूरा सहयोग मिला इसको। सेकंड नंबर है, ही मैरिड महाकोशला। बिंबिसार ने महाकोशला से शादी की, हु वाज द सिस्टर ऑफ कौशल रूलर प्रसेनजित। और आप देखें कि कौशल प्रदेश, ये अयोध्या के आसपास का ये पूरा एरिया कौशल प्रदेश कहा जाता है। और इस कौशल प्रदेश में बिंबिसार के टाइम में राजा थे प्रसेनजित, और प्रसेनजित की बहन थी महाकोशला, ये महाकौशल की बेटी थी। महाकोशला के साथ बिंबिसार ने अपनी शादी की। और पीछे हमने अपने महाजनपदों का जो एक वीडियो उसमें बताया है आपको कि इस शादी में बिंबिसार को प्रसेनजित द्वारा काशी ग्राम दान में मिल गया था, यानी स्नान चूर्ण के रूप में काशी ग्राम मिला था। और कहा जाता है कि प्रसेनजित ने अपनी बहन के सौंदर्य प्रसाधन खर्च के लिए, स्नान चूर्ण खर्च के लिए, आज के ब्यूटी पार्लर खर्च के लिए काशी ग्राम, जो उस समय 90 गांव थे उसके अंदर में, वो दहेज में दे दिया था, यानी एक तरह से अपने बहन के खर्च के लिए अपनी खुशी से दान में दे दिया था। तीसरा आप देखें, ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ मद्र स्टेट। बिंबिसार ने तीसरी शादी मद्र राज्य के शासक, मद्र राज्य की
राजकुमारी के साथ की नियर कुरु महाजनपद, और ये मद्र कुरु महाजनपद के आसपास में स्थित था। He conquered अंग महाजनपद एंड he merged it with मगध एम्पायर। ये ऊपर तीन आप देखें, इन तीन डायनेस्टीज में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बना करके उनका सहयोग प्राप्त किया, और एक महाजनपद है अंग, ही कंकर्ड अंग, और अंग महाजनपद को जीत करके विजय के द्वारा अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो आप यहाँ देखें कि माना जाता है कि उत्तर भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में जीत कर मिलाया गया, युद्ध द्वारा विजय प्राप्त करके मिलाया गया कोई अगर महाजनपद है तो वो अंग है। बाकी बिंबिसार को जो क्षेत्र मिले, जो एरिया प्राप्त हुए, जो सहयोग मिला, वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही मिला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें अजातशत्रु, ही वाज सन ऑफ बिंबिसार, ये बिंबिसार का बेटा था। हिज सबटाइटल वाज कुणिक, इसकी सबटाइटल कुणिक थी, इसका उपनाम कुणिक था। ही बिकेम सक्सेसर ऑफ बिंबिसार, ये बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ, अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। ही मर्ज्ड काशी विद मगध एम्पायर, और इसने काशी ग्राम को मगध साम्राज्य, जो काशी ग्राम था, जो काशी महाजनपद था, उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके पहले आपने देखा कि काशी को प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकोशला की शादी में बिंबिसार को दहेज में दान में दे दिया था, और यहाँ पर उस काशी महाजनपद को अजातशत्रु ने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके पीछे पूरी कहानी मिलती है, मैं उस कहानी में यहाँ पर नहीं जाना चाहूंगा, आप शार्ट में समझें कि अजातशत्रु और प्रसेनजित में काशी को लेकर के ही विवाद हो गया था, काशी को लेकर के युद्ध की स्थिति आ गई थी, क्योंकि प्रसेनजित ने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, मारकर गद्दी प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि इस बात से प्रसेनजित अपने बहनों के मारे जाने से काफी नाराज थे, और उन्होंने काशी को जो दहेज में दिया था, जो दान में दिया था, उसे वापस ले लिया था। इस बात से अजातशत्रु बहुत नाराज हुआ और उसने काशी को पुनः लेने की कोशिश की और उस पर चढ़ाई कर दी। अंततः अजातशत्रु और प्रसेनजित में एक संधि हो गई, और उस संधि के तहत कहा जाता है कि प्रसेनजित ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी को पूर्ण रूप से अजातशत्रु को दे दिया। He conquered लिच्छवी एंड मल्ल रिपब्लिक स्टेट एंड मर्ज्ड इट विद मगध एम्पायर। अजातशत्रु ने लिच्छवी और मल्लों के गणराज्य को जीत लिया और उनको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन हिज रेन इन सप्तपणी केव ऑफ राजगृह। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई थी, और अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और इसके बाद बौद्ध संघ में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, और उस विवाद को सुलझाने के लिए अजातशत्रु ने अपने शासन काल में एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, एक बौद्ध संगीति करवाई, और वो संगीति राजगृह के सप्तपणी गुफा में आयोजित की गई थी। और इसमें महात्मा बुद्ध के जो संघ में जो विवाद था, उस विवाद को दूर करने की कोशिश की गई थी। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। स्टूडेंट्स आगे देखें आपकी नेक्स्ट स्लाइड में उदयन और उदयभद्र, डेट 461 बीसी, 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। उदयन या उदयभद्र दोनों इसी के नाम थे। ही वाज सन ऑफ अजातशत्रु, ये अजातशत्रु का बेटा था। ही बिकम सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हुआ। बिफोर बिकमिंग द रूलर ही वाज द गवर्नर ऑफ चंपा, राजा बनने के पहले उदयन चंपा का गवर्नर था। He founded the city of पाटलिपुत्र at the confluence of गंगा and सोन रिवर। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उदयन की, उदयभद्र की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। स्टूडेंट्स, जो आज बिहार की राजधानी पटना है, उसकी स्थापना पाटलिपुत्र नाम से अजातशत्रु के बेटे उदयन ने ही की थी, और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना हुई थी। He transferred his capital from राजगृह to पाटलिपुत्र। इसके पहले मगध की राजधानी राजगृह में थी, और राजगृह के पहले ही गिरिव्रज इसकी राजधानी थी,
फिर राजगृह हुई, और आज उदयन ने अपने समय में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है उदयन की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, सक्सेसर ऑफ उदयन। उदयन के उत्तराधिकारियों के बारे में ये पूरी डेट है 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, और इसमें 3 शासक के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। इनके बारे में कुछ ज्यादा इतिहास में इनकी जानकारी नहीं मिलती है कि इन्होंने कब कब कैसे कैसे शासन किया, इनका इतिहास क्या रहा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और ये माना जाता है कि ये तीनों उत्तराधिकारी, ये तीनों शासक पितृहंता थे, अपने पिता की हत्या करके इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी, और फिर आगे चल करके जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से हटा करके अंत में अपने एक अमात्य को, कहते हैं कि नागदशक का एक अमात्य था, सचिव था, जनता ने नागदशक को गद्दी पर से उतार करके नागदशक के सचिव शिशुनाग को मगध का राजा बना दिया। और शिशुनाग के राजा बनते ही मगध में दूसरे राजवंश, सेकंड डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और वो डायनेस्टी है शैशुनाग डायनेस्टी, शैशुनाग वंश। ये देखें स्टूडेंट्स, शैशुनाग डायनेस्टी, शैशुनाग राजवंश 412 से 344 ईसा पूर्व। फर्स्ट रूलर है शिशुनाग, 412 से 394 ईसा पूर्व। ही कंकर्ड अवंती महाजनपद एंड मर्ज इट विद मगध एम्पायर। बहुत बड़ी उपलब्धि देखें कि इसने अवंती महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती महाजनपद एक बड़ा महाजनपद था, जो पश्चिम भारत का एक बड़ा महाजनपद था ये, और इसको अपने में मिला लेना, मगध में मिला लेना शिशुनाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। Along with गिरिव्रज, he made वैशाली his second capital. गिरिव्रज इसकी राजधानी थी ही, he made वैशाली his second capital, और इसने गिरिव्रज के बाद जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, उस पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और माना जाता है कि इसकी वैशाली इसकी कैपिटल, इसके समय में वैशाली की बहुत उन्नति हुई, और आगे चल करके वैशाली इसकी प्रमुख राजधानी बन गई, और कहा जाता है कि वैशाली को इसने बहुत सपोर्ट किया और इसको अपनी दूसरी प्रमुख राजधानी बना दिया। स्टूडेंट्स, शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा हुआ। कालाशोक कहा जाता है कि महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश बताता है कि कालाशोक अपने पिता की मृत्यु के बाद, शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक राजा बना, और डेट है इसकी 394 ईसा पूर्व से 366 366 BC। He has been called काकवड़ in the पुराणास। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया है। कहते हैं कि इसका रंग काला था, इसलिए इसको काकवड़, कौवे जैसे रंग वाला नाम दिया गया। जो भी हो, he transferred his capital from वैशाली to पाटलिपुत्र, और इसने मगध की राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। जो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी मुख्य राजधानी बना दी थी, कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना ली। और जो बड़ी उपलब्धि थी, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन हिज रेन इन वैशाली। कालाशोक के शासनकाल में ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन वैशाली में ही हुआ। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के समय में, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल लगभग महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में हुई, और एक कालाशोक के शासनकाल में हुई। यहाँ तक आते आते बौद्ध संघ में काफी कुछ एक विवाद उत्पन्न हो गया था। बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, और इस संघ में, इस काउंसिल में फिर बौद्ध संघ को दो संप्रदायों में बांट दिया गया, एक स्थविर और दूसरा महासांघिक। इन 2 संप्रदायों में बौद्ध संघ बट गया। स्टूडेंट्स, इन संप्रदायों की और बौद्ध धर्म की बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, आप वहां इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे। आगे देखें, कहा जाता है कि बाणभट्ट के हस्तचरित में लिखा मिलता है कि काकवड़ की, यानी कालाशोक की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंक करके उसकी हत्या कर दी, और माना जाता है कि ये राजहंता, ये राजा की हत्या करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि नंद वंश का फाउंडर, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ही था।
और फिर कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश बताता है कि कालाशोक के 10 पुत्र हुए और उन्होंने टोटल मिला करके लगभग 22 साल तक राज्य किया और सबसे लास्ट में नंदीवर्धन का नाम आता है। इनके इतिहास की विशेष कुछ जानकारी नहीं मिलती है। नंदीवर्धन का नाम अंतिम है और पुराणों में महानंदिन का नाम आता है, जो कहा जाता है कि अंतिम शासक था शैशनाग डायनेस्टी का। जो भी हो, इसके बाद मगध राजवंश में तीसरे राजवंश की मगध साम्राज्य में तीसरे राजवंश की शुरुआत हुई और वो राजवंश था नंद वंश। जी आप देखें, नंदा डायनेस्टी 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। फर्स्ट रूलर महापद्मनंद 344 से 316 ईसा पूर्व। ही हैज बीन कॉल्ड महापद्म इन पुराणास। पुराणों में महापद्मनंद को महापद्म कहा गया है। ही हैज बीन कॉल्ड उग्रसेन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। हिज सबटाइटल वाज सेकंड इंcarnation ऑफ परशुराम। परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। कली का अंश, इसे कली का अंश कहा गया। सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। सबटाइटल कहें या इसकी उपाधि कहें कि परशुराम का दूसरा अवतार, कली का अंश, सर्वक्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नष्ट करने वाला, इसीलिए इसको दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया। हिज टाइटल वाज एकराट, ये इसकी उपाधि थी, एकराट। और अब तक के मगध के साम्राज्य के सभी रूलर में ये पहला शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। और उसका कारण था कि इसने, आपने पीछे देखा कि सिर्फ अवंती, मल्ल, ये सब केवल जीते गए। महापद्मनंद ने एक बड़े साम्राज्य को अपने में कवर किया, मगध में मिलाया। जैसे उस समय के जो छोटे छोटे राज्य थे, इनमें आप देखें, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इक्ष्वाकु, ये देखें, इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेय, है, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र स्टेट एंड मर्ज्ड इट विद मगधन एम्पायर। इसने इन सारे राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला दिया। इक्ष्वाकु राजवंश, पांचाल, आज का बरेली जनपद, काशेय, है, कलिंग, उड़ीसा, अश्मक, दक्षिण भारत में, कुरु, हरियाणा के आसपास का प्रदेश, मैथिल, पूर्व भारत, शूरसेन, मथुरा के आसपास का, वीतिहोत्र, ये सारे राज्य, यानी उड़ीसा तक, राजस्थान तक, ये सारे राज्य में महापद्मनंद ने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिए। यानी नंद वंश तक आते आते मगध साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में बदल गया था। और इसी नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद के बारे में यूनानी लेखक कर्टियस, डियोडोरस, इन सब ने भी कुछ लिखा है। इन सब ने भी, यानी यूनानी लेखकों ने भी, ये फॉरेन अकाउंट्स में भी महापद्मनंद के बारे में चर्चा मिलती है। अभी तक के जो रूलर हुए हैं, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में कोई उनमें चर्चा नहीं मिलती। और कारण है कि इस समय तक यूनानी आक्रमणकारी, यूनानी इन जो आक्रमणकारी थे और ग्रीक और पारसिक आक्रमणकारी धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगे थे और उनके लेखक भारत की जानकारी लेने लगे थे। इसलिए उनको जब पता चला नंदवंश और महापद्मनंद के बारे में, तब उन्होंने इनके महापद्मनंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, डियोडोरस और कर्टियस ने। आगे आप देखें, महापद्मनंद का बेटा था धनानंद, 316 ईसा पूर्व से 323। ये 344 से 316 था इसका। ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ये करेक्शन है, 344 से 316 ना होकर के ये 326 है। ये 326 ईसा पूर्व और 326 से
323 ईसा पूर्व। ये आप इसको चेंज कर लेंगे, ये यहाँ पर ये 326 होगा और यहाँ पर ये 326 से 323 ईसा पूर्व तक। ही वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त चाणक्य। आगे चल के धनानंद को चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा करके पूरे मगध साम्राज्य पर शासन किया, मगध साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया और आगे चल करके फिर इन्हीं चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य के चैप्टर में हम फिर आगे चल करके कैसे धनानंद को चंद्रगुप्त ने, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इन्हीं के नाम है, इनके 18 नाम मिलते हैं और इन्हीं चाणक्य ने जो तक्षशिला के आचार्य थे, इन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर के शिक्षा दीक्षा देकर के एक बालक को, जो चरवाहे का बालक था कहा जाता है, उसको शिक्षा दीक्षा देकर के धीरे धीरे नंद वंश के खिलाफ तैयार किया। इसकी पूरी स्टोरी मिलती है। हम आगे चल करके मौर्य राजवंश में इस कहानी के बारे में और चंद्रगुप्त ने कैसे धनानंद को मार करके पूरे भारत पर राज्य किया, इसके बारे में हम मौर्य साम्राज्य में, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मगधन एम्पायर, मगध, राइज ऑफ मगध। और यहाँ पर आप देखें, मैंने जो बताया था आपसे कि अंत में आप देखें पूरा मैप है और इस मैप में बड़े आसानी से आप समझें कि जो फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट रूलर का नाम दिया गया है बिंबिसार, ये आपके सामने, और बिंबिसार का रेन दिखाया गया है। इसका शासन यहाँ से ये राजगृह, जो इस फिगर को देखें, ये एरिया बिंबिसार के अंडर में था। दूसरा अजातशत्रु, और अजातशत्रु के टाइम में ये ग्रीन एरिया देखें, ये पूरा ग्रीन एरिया अजातशत्रु के टाइम में इतना साम्राज्य बढ़ा। और तीसरा आप देखें यहाँ पर, ये तीसरा नंबर यहाँ देखें शैशुनाग, और शैशुनाग के टाइम में आप इस कलर से आप यहाँ देखें, ये शैशुनाग के टाइम में इतना एरिया उत्तर भारत ने कवर किया। ये पूरा एरिया शैशुनाग के टाइम में आप देखें यहाँ तक बढ़ चुका था। और फिर चौथे नंबर पर आप देखें नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के टाइम में ये पूरा उत्तर भारत यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो मैंने वहां ऊपर चर्चा की थी, ये पूरा ये ताम्रलिप्त, ये कलिंग तक पूरा एरिया नंद वंश के अंडर में आ गया था। तो इस मैप से आप समझने की कोशिश करें। ये तक्षशिला है, यहाँ पर आचार्य चाणक्य यही के आचार्य थे और यहीं से चल करके वो उत्तरापथ, ये आप देखें उत्तरापथ, जीटी रोड आज का कह सकते हैं, इसी रास्ते से वो मगध आए थे और राजगृह आए थे और यहीं पर नंद वंश के राजा धनानंद से मिले थे। और फिर धनानंद से बात उनकी नहीं बनी, तब जो वो चाहते थे कि यूनानियों को भारत से भगाया जाए, जब धनानंद ने उनका अपमान किया तब उन्होंने यहीं पर चाणक्य को, एक चरवाहे के बेटे को उठाया और उसको ले जाकर के तक्षशिला में, यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसको तैयार किया, शिक्षा दीक्षा दी और धीरे धीरे करके फिर उसको धनानंद को हटा करके उस बालक को चंद्रगुप्त के नाम से मौर्य राजवंश का राजा बनाया। और ये देखें यहाँ पर एक और लाइन है, ये दक्षिणापथ। ये हम लोग जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे तब ये बड़ा काम करेगा कि ये दक्षिणापथ दक्षिण को जाने का रास्ता था। और फिर चंद्रगुप्त के समय में पूरा भारत आप देखेंगे यहाँ से लेकर के लगभग ये पूरा एरिया, दक्षिण भारत यहाँ नीचे नहीं दिया गया है, कर्नाटक तक ये पूरा भारत जितना है ये आप देखें सब चंद्रगुप्त के टाइम में भारत के अंडर में आ गया था। स्टूडेंट्स, आगे की डिटेल्स आप मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के वीडियो में आप वहां आसानी से समझ जाएंगे। और यहाँ पर देखें कि इस वीडियो के बाद मैं 6th सेंचुरी BC की जो बात कर रहा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा था, प्री मौर्यन हिस्ट्री की बात है। ये प्री मौर्यन हिस्ट्री की बात करें तो अभी ये आपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स देखे, राइज ऑफ पॉलिटिकल राइज देखी, इसके बाद जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो रहा था, जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था जिसमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का पूरा योगदान था, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और निश्चित ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू, नमस्कार।